हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ द्वारा जो काम किया गया है उससे अब आगे जो नई भर्तियां होंगी उन्हें कोर्ट का मुँह नहीं देखना पड़ेगा। ये जो हमारी राज्य सरकार है उसने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। लेकिन क्योंकि पहले 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर मन में बहुत ज़्यादा भड़ास है, उसको लेकर कहीं ना कहीं मन में खेद भी है, तो इसलिए अब अच्छे काम दिखने बंद हो गए। क्योंकि अब जो भी कोई अच्छा काम होता है सबसे पहले मन में ये आता है कि क्या 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हुई। तो क्योंकि वर्तमान स्थिति जो है वो बहुत ख़राब चल रही है, इसलिए सरकार कोई भी काम करे कहीं ना कहीं उसमें खोट दिखाई देती है। तो क्योंकि सबसे बड़ी बात है सरकारी कामों का धरातल पर उतरना। उसके लिए आईएएस हैं हमारे देश के जो प्रशासनिक सेवा में लगे हुए हैं, उसके लिए पूरा मंत्रिमंडल है जो उस काम को धरातल पर उतारता है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी कुछ ना कुछ कमियां हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि नई शिक्षा नीति 34 साल के बाद बनना। पहले आपका 1986 में आई थी, 1986 में आई थी, और अब आई है 2020 में। लगभग 34 साल लग गई नई शिक्षक भर्ती को आने में। अब आप समझ सकते हैं कि कितना विलम्ब हुआ है नई शिक्षक भर्ती को आने में, और अब शिक्षक भर्ती अब आकर दी है। तो ये सबसे बड़ा इस बात का उदाहरण है कि लेकिन अब आई, इस बात की खुशी मनाएं या इस बात की खुशी मनाएं कि 34 साल में आई। अब योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी प्रशंसा करनी चाहिए। सबसे पहले उसकी बात करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों को क्या मिलेगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, यूपी में होगी नई भर्ती एजेंसी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की तरह राज्य में भी एक संस्था संचालित करेगी सभी भर्ती परीक्षाएं। जैसे एसएससी करती है ऐसे ही एक नोडल एजेंसी बनाएंगे और वो सभी भर्ती परीक्षाओं को वो अंजाम देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की भांति राज्य में सभी भर्ती परीक्षाओं का संचालन के लिए एक एजेंसी का गठन करने का निर्देश दिया है। और गुरुवार को यहाँ अनलॉक स्थिति की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के विभागों और उपक्रमों में भर्ती परीक्षाएं नियमित और समयबद्ध ढंग से होनी चाहिए। केंद्र सरकार की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए राष्ट्रीय स्तर पर जेईई मेन समेत कई प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन कराती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ तथा कानपुर नगर में कोरोना के नियंत्रण और उपचार की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए, इस संबंध में शिथिलता ना बरती जाए। कुल मिलाकर उन्होंने ये बताया है कि राजस्व में जो वृद्धि हुई है 600 करोड़ रुपए की, मतलब जहां पूरे देश की जीडीपी नीचे गिर गई है 23.9, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने 600 करोड़ रुपया मुनाफे में है उत्तर प्रदेश की सरकार। तो ये समझ सकते हैं ये योगी आदित्यनाथ जी का काम है। बाकी नेशनल लेवल पर जो है राज्यों ने उतना अच्छा काम नहीं किया इतना भारत में सबसे बड़ा प्रदेश होने के साथ साथ फिर भी जो तरक्की करी है अपने आप में सराहनीय है। क्योंकि अच्छी चीज़ों की तारीफ़ भी करनी चाहिए। यदि आप निंदा करनी जानते हो तो तारीफ़ भी होनी चाहिए अच्छे कामों की। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा स्वार्थ किन चीज़ों से जुड़ा है, क्योंकि देश स्वार्थ से बढ़कर है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, वर्तमान में जो भर्ती एजेंसियां कौन कौन है वो हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड घे और गै, और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। ये सब संस्थाएं हैं जो आपके सामने लिखी हुई हैं, आप देख रहे होंगे। ये सब संस्थाएं अभी वर्तमान में हमारे यहाँ कार्य कराती हैं। 6 अरब की राजस्व वृद्धि में मुख्यमंत्री ने संतोष जताया। 1.5 लाख करोड़ रुपए की निवेश की कार्य योजना बनेगी। यही कारण है कि जब इतना मुनाफा हुआ है तो सरकार ने भी भर्ती करने के लिए अलग से बोर्ड का गठन करने का निर्णय ले लिया है, ताकि इस मुनाफे से बच्चों को रोजगार दिया जा सके। और ये एक सराहनीय काम है। सरकारी दफ्तरों में 7 दिन से ज़्यादा कोई फाइल नहीं रुकेगी भर्ती से संबंधित। सरकारी कार्यालयों में समयबद्ध ढंग से ई ऑफिस प्रणाली को जोड़ा जाए। अधीनस्थ कार्यालयों में पत्रावली 7 दिन से ज़्यादा लंबित न रहे। किसी भी पटल पर 3 दिन से अधिक पत्रावली लंबित रहने पर सभी संबंधित स्तरों पर जवाबदेही तय की जाएगी। सरकार कार्यालयों में कर्मियों के समय से एवं नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करेगी। कुल मिलाकर बात यह है कि 7 दिन से ज़्यादा फाइल रोकी कोई भी भर्ती की या किसी भी चीज़ की तो उसको फिर जवाब तलब करा जाएगा, और संबंधित अधिकारी उसके लिए जवाबदेह होगा फिर कि आपने एक काम को क्यों रोका। और केंद्र की तरह राज्य में एक संस्था बनाई जाएगी जो कि जल्दी ही काम कर देगी। क्योंकि तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में एक काम करती है आईएएस की एक टीम है जिसको हम बोलते हैं टीम 11, और ये टीम 11 ही उत्तर प्रदेश की काम की तरीका है। ये योगी आदित्यनाथ जी का तरीका है काम करने का, जिसकी वजह से 600 करोड़ रुपए जो टैक्स में और लगभग 6 अरब रुपए की राजस्व की जो वृद्धि हुई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी।
इसके अलावा अब बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की कुछ चीज़ों की। सबसे पहले आज 4 तारीख में रिजल्ट आना था लेकिन आया नहीं। कारण क्या है? कारण ये है कि जो बेंच है उसमें जो शांता गौड़ सर हैं वो गायब है। ये बेंच चेंज हो गई। जो रोस्टर प्रणाली के तहत ये जो कार्य प्रणाली है चेंज होती रहती है, इसमें ये भी चेंज होगी। अब अगली डेट कब है? अगली डेट 7 में और 11 में बैठ रहे हैं। या तो 7 सितंबर को आएगा या 11 सितंबर को। वैसे जज साहब के पास 90 दिन का अधिकार है, 90 दिन के अंदर जब उनकी मर्जी जब दें, तो आप थोड़ा संतोष रखें। और वैसे भी अगर ऑर्डर आ भी गया तो अभी एमआरसी के ऊपर पूरा खींचतान चलेगी, लगभग भर्ती 1.5-2 महीने और खिंचेगी ये। तो आप बिल्कुल ना सोचें कि ऑर्डर आते ही तुरंत आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी कई सारे झमेले हैं भर्ती में। उधर स्टेट ऑफ यूपी बेसिक शिक्षा आप देख सकते हैं, भूपेंद्र कुमार, सुनवाई हुई एमआरसी केस पर, डेट लगा दी अगली 23 सितंबर, 23 सितंबर। आगे देख सकते हैं एमआरसी केस मौर्या, श्वेता मौर्या, 23 तारीख को टैग कर दिया गया है तुरंत मैटर सुनते ही। जैसे ही जज साहब ने देखा एमआरसी का केस है, 23 तारीख को टैग कर दिया, 23 तारीख को अगली सुनवाई होगी। इसके अलावा 23 सितंबर ये इसका नेक्स्ट हियरिंग डेट जो है आप देख सकते हैं कोर्ट की साइट पर जाकर, 23 सितंबर को डेट लगी हुई है। सिंगल बेंच रेट सिविल। तो आप इन चीज़ों को समझिए और उसके बाद में जो है आगे अब आप समझिए शिक्षक ये जो भर्ती है, इस भर्ती में शिक्षा मित्रों को क्या मिलने वाला है, मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ। क्योंकि ये जो मैटर है ये एक तदर्थ शिक्षकों की भर्ती निकली थी, उसका ऑर्डर है। यही सब कुछ होने वाला है शिक्षा मित्रों के साथ भी। एक भर्ती में 1 या 2 भर्तियों में छूट दी जाएगी और पेपर में कुछ वेटेज मिलेगा उनको। ये नहीं है कि 62.5 नंबर का वेटेज मिल जाएगा, थोड़ा बहुत वेटेज मिलेगा, ताकि जो ओपन भर्ती प्रणाली है उसमें उसको बाध्य ना करे। अभी आपको पता होगा 100% तो मार्क टोटल होते हैं और हमारी 69 शिक्षक भर्ती इतनी महान है कि 100% नंबर टोटल होते हैं। और जो काउंसलिंग लिस्ट है उसमें बच्चों के नंबर है 105.2। अब आप समझिए कि अगर किसी बच्चे के नंबर एकेडमिक अच्छे हैं और परीक्षा में नंबर लेकर आया है और उसको 25 नंबर का वेटेज मिला है तो वो 100 नंबर को कूद गया। क्या कभी ऐसा होता है कि प्राप्तांक जो हैं वो पूर्णांक को कूद जाएं? तो ऐसा केवल उत्तर प्रदेश सरकार ही कर सके। उत्तर प्रदेश सरकार क्या, ऐसा केवल 69,000 शिक्षक भर्ती में ही संभव है। ये सरकार की भी गलती नहीं है, ये क्योंकि नंबर जो दिए हैं उनके बांटने की जो पीएनबी सचिवालय है ये उसकी गलती है कि उसने जो कोर्ट ने जो नंबर देने के लिए कहा था उनको किस तरीके से समझा। तो ये जो कोर्ट ने आदेश दिया उनका उन्होंने पालन कर दिया। उसके खिलाफ गुणांक भारांक के खिलाफ रेट पड़ी, लेकिन अभी उस पर ऑर्डर आना बाकी है। उसके बाद में भी उन पर अभी चर्चाएं चल रही हैं। विशिष्ट बीटीसी के जो बच्चे हैं, जो बीटीसी वाले बच्चे हैं, वो उसके पीछे लगे हुए हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें निकल कर जरूर आएंगी। उधर खैर मान्य बात तो ये है कि शिक्षा मित्र यदि नौकरी देनी थी तो उन्हें 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया जाता, उन सबको परमानेंट करके उनकी नौकरी संचालित करती गवर्नमेंट, बजाय क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती को इन्होंने पूरी तरीके से बिगाड़ दिया। अभी लड़ाई ये चली कि शिक्षा मित्रों को मिले या बीटीसी को मिले या बीएड को। अगर आपको लगता था कि वो काबिल है तो जो बीएड और सीटेट पास हैं, जो शिक्षा मित्र बीएड पास है और सीटेट पास आउट है, तो उन सबको गवर्नमेंट को यहाँ नौकरी देनी चाहिए थी। और यदि नहीं देनी थी तो उनको शामिल क्यों किया गया? 2 बातें। और दूसरी बात, अब भी यदि आपको लगता है कि वो सक्षम नहीं है तो आपने उन्हें 1 साल सैलरी क्यों दी? और जब 1 साल सैलरी दी तो फिर निकाला क्यों? तो ये भी चीज़ें गलत है। ये हम ये नहीं कहते कि किसी के साथ बुरा हो या भला, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसी के साथ भी गवर्नमेंट को रोज़गार को लेकर कम से कम खेल नहीं करना चाहिए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का उससे किसी भी नौकरी के साथ परिवार जुड़ा होता है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम जुड़ी होती है, उसको बार बार छीनना और उसको बार बार देना ये सही नहीं है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी स्तर पर डिग्री लेकर क्यों ना आया हो। आगे, एप्लीकेंट में बी देयर बी अ पर्सन हु हैव द रिडेंडेड द लॉन्ग पीरियड ऑफ सर्विसेज एड हॉक एंड इफ दे रियली पार्टिसिपेट इन द एग्जामिनेशन आर इवन सक्सेसफुल even they not be a benefit of the past services, especially retirement benefits, and some of them may be near the age of retirement and then the fresh candidates। उनको फ्रेश कैंडिडेट्स के साथ मौका मिलना चाहिए। रिटायरमेंट और सब व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए जैसे कि उनको मिलनी चाहिए। इट इज़ द कंसेप्चुअल एंड द एफोर्डेबल सर्कमस्टेंसेस, कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं दैट द कंसिडर अप्रोप्रिएट द इशू ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इन द एग्जैक्ट द पावर ऑफ अंडर आर्टिकल 142। इनको संविधान में जो संशोधन प्रक्रिया है 142 उसके अंतर्गत रखा जाना चाहिए।
142 आर्टिकल के तहत रखा जाना चाहिए। ऑल द पिटिशनर्स एप्लीकेंट्स बिफोर अस एंड द मोर द मैटर ऑफ द ऑल पर्सन्स एलिजिबल अंडर द एडवर्टाइजमेंट विल बी परमिटेड द अपीयर फॉर द वन सिंगल एग्जामिनेशन। उनको एक भर्ती में मौका भी दिया जाए। मतलब ये है कि जितने भी शिक्षक हैं जो मैनेजमेंट कोटे से लगे हुए हैं या जैसे समथिंग लाइक दैट जो कॉन्टैक्ट होते हैं, आप समझ सकते हैं, जैसे कि शिक्षा मित्र है, तदर्थ शिक्षक है, ये सब एक ही कैटेगरी में, या पैरा टीचर्स जिनको हम बोल देते हैं पैरा टीचर्स, तो जो परमानेंट नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है जो सरकारी शिक्षक नहीं हैं, उनके अलावा कोई भी स्कूल में अध्यापन का कार्य कर रहा है और वो सरकार से पैसे ले रहा है, चाहे कम ले रहा हो या ज़्यादा, यदि उसकी सेवा समाप्त की जाती है तो यहाँ पर गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि उनकी सेवा समाप्त तत्काल करी जाए और उनको एक भर्ती में मौका दिया जाए आने वाली भर्ती में, और उनको कुछ वेटेज भी दिया जाए ताकि वो उस भर्ती में अंक ला सके, क्योंकि उन्हें अनुभव है उनकी लॉन्ग पीरियड सर्विस ऑफ द एडॉक एंड इफ़ दे रियली पार्टिसिपेट द एग्जामिनेशन इवन सक्सेसफुल, क्योंकि उन्हें एक लंबा अनुभव ही है, इसलिए उन्हें इस आधार पर यहाँ पर समय मिलना चाहिए। इसमें 3 बातें और लिखी हुई हैं। कैन बी गिवन इन द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू, द एडवर्टाइजमेंट द इशू शुड बी कंटेन एंड द टर्म्स ऑफ द डायरेक्शन इशूड बाय द टुडे। ये नियम जो है ये आज से ही लागू होता है और मतलब तत्काल जो कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके साथ साथ ही वी मेक इट क्लियर द डिसीजन ऑफ द aforesaid will be a final commission of the further legation will be entertained the respect of thereof। और ये जो भर्ती बोर्ड है ये पूरी तरीके से उसको अधिकार है कि वो उनको कितना वेटेज या कितने नंबर दे उसके। इन्फोर्स द वेरिफिकेशन पास सर्विस द कंसर्न एंड द कंसर्न टीचर्स लेक्चर्स वुड बी गिवन द पार्टिकुलर डिटेल्स ऑफ द कमीशन। और ये सभी जो उनके अनुभव पत्रावली है वो अपने कमीशन विभाग को सौंपे और विभाग को अधिकार है विभाग उन्हें किस तरीके से कंडक्ट कराए। कुल मिलाकर बात यह है कि जो शिक्षा मित्र हैं उन्हें भी 69 शिक्षक भर्ती में यही मिलने वाला है। इस भर्ती में उन्हें कुछ वेटेज दिया जाएगा प्लस आगे आने वाली भर्ती में उनको मौका दिया जाएगा। कुल मिलाकर गुणवत्ता के साथ कोई खेल नहीं होगा, 60-65 विजयी होगा। बीएड पूरी तरह सेफ है, शिक्षा मित्रों को आने वाली भर्ती में मौका मिलेगा प्लस इस शिक्षा भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी शिक्षा मित्र सही मायने पर खरे उतरेंगे उन सबको नौकरी दी जाएगी, चाहे वो 8,018 हों, चाहे वो 8,080 हो, चाहे वो 20,000 हो। तो ये बात है। और ऑर्डर आने के बाद ही भर्ती कब तक पूर्ण होगी, लगभग 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा, क्योंकि अभी भी काफ़ी केस पड़े हुए। उधर एनसीबीसी ने स्टे लगाया हुआ है, आराम से हटने वाला नहीं है जब तक सरकार, और आपको पता है सरकार पहले तो ऑर्डर आने के बाद उनसे 15 दिन का समय मांगेगी, फिर उस लेटर को लेकर जाएंगे, उससे एनसीबीसी वाले खुश नहीं होंगे, फिर 15 दिन का समय मांगेगी। तो सरकार 1.5 महीना तो समय मांगने में ही निकाल देगी लेकिन और उसके बाद फिर अन्य केस लगे हुए हैं। आपको पता है EWS की डेट लगी हुई है 5 अक्टूबर और आपका कॉमन नंबर की डेट लगी हुई है, उसकी सुनवाई आपको फर्स्ट वीक में ही मिल जाएगी अक्टूबर के भी। तो ये जो चीज़ें हैं लगातार सुनवाई, लगभग 24 या 25 सितंबर की सुनवाई है एक कॉमन नंबर वाले केस की। तो इस जल्दी आपको देखने के लिए मिलेंगे। थोड़ा धैर्य बनाकर रखें, ये ना सोचें कि कोर्ट का ऑर्डर आते ही सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फ्रेंड यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।